युवाओं को भी टारगेट किया है। युवाओं के लिए 23,000 यानी पढ़े लिखे जो युवा हैं 23,000 जो असामियां हैं, सरकारी नौकरी खाली है, साल भर के अंदर उसको भरने की बात की गई है। सरोज, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपने नोट किया हो तो जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनको भी एक तरीके से पुश किया गया है। कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने सामने रखी, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। तो आपको बताते चले, साथ ही साथ आपने एएवाई के हवाले से बात की है, डेली वेजर्स के हवाले से बात किया। ओवरऑल आप देखिए थ्रस्ट जो है इस बार वो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पे है। 8 ऐसे बड़े क्लस्टर्स आएंगे अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर जिसमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगी। एक मटन का क्लस्टर है जो श्रीनगर को मिलेगा, वही चेरी का क्लस्टर है गांदरबल को मिलेगा, फिशरीज का क्लस्टर है वो गांदरबल को मिलेगा, वही जम्मू खिते में जैसे बासमती राइस माना जाता है जम्मू खिते में वो क्लस्टर दिया जाएगा। अच्छा, अगर आप हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के हवाले से भी बात करें तो कारखानदार स्कीम जो है उसको इस बार प्रमोट किया जा रहा है ताकि जो ये आर्टिसंस है इनको कहीं ना कहीं डिपेंड ना रहना पड़े शॉपकीपर्स पे, ये अपना रेवेन्यू भी खुद जनरेट कर पाए। साथ ही साथ इनको कुछ कार्ड्स दिए जा रहे हैं जिसे हम एक क्रेडिट कार्ड कहते हैं, वो इन आर्टिसंस को दिया जाएगा जिस पर ये परचेजिंग कर सकते हैं। अगर इनको थ्रेड खरीदना है शॉल्स के लिए, सुइयां खरीदनी है या चिजल खरीदना है तो उसके लिए इनको एक रिबेट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। आपने एएवाई की बात की है, यहां पर एएवाई को पिछले बजट में ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने वादा किया था कि 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेंगे। इस बार उन्होंने फिर से वादा किया है। एजुकेशन के हवाले से बिल्कुल सही कहा आपने कि 4,000 रुपए तक इनको कोचिंग की फीस दी जाएगी, 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक कोचिंग फ्री रहेगी और वही ग्रेजुएशन तक पढ़ाई फ्री रहेगी। लेकिन अब यह देखना है जब तक कास्ट सेंसस कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि रियल बेनिफिशियरीज कौन है। एएवाई के जुमरे में कितनी परसेंटेज आती है जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन की और कितने लोग जो है वो इसके बेनिफिशियरी बनेंगे जो आज ये पॉलिसीज या स्कीम सामने रखी गई है। और गैस सिलेंडर का भी ऐलान किया है सरोज की एएवाई जो परिवार होंगे, जो खानदान होंगे, साल भर में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। बट विशाल, यही देखिए ना, अब जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा और जो 2026 में अभी होने वाला है तब तक आप किस बेस पे डिसाइड कर पाएंगे। जैसे खुद एनसी गवर्नमेंट कहती है कि फ्री मीटर्स तभी लग पाएंगे जब तक एक बार पूरा कास्ट सेंसस कंप्लीट नहीं होता, तब जाके पता लग पाएगा कि कितने लोग डिजर्विंग है, कितने लोग एएवाई के जुमरे में आते हैं, बीपीएल के जुमरे में आते हैं या अबव पॉवर्टी लाइन आते हैं। तो इसलिए इस वक्त इस बजट पे फिर इंप्लीमेंटेशन कैसी होगी ग्राउंड पे वो देखना होगा, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना होगा। साथ ही साथ डेली वेजर्स के हवाले से बस एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि देखिए, डेली वेजर्स की तो रेगुलराइजेशन की बात बोल दी है। 72,000 रेगुलर डेली वेजर्स है, जैसा अभी जैस्मिन भी कह रही थी, करीबन 29 डिपार्टमेंट से है। लेकिन हमारे सूत्र ये कहते हैं कि जो ये रेगुलराइजेशन होगी ये एक साथ इन 72,000 डेली वेजर्स की नहीं होगी। इनसे एक मीटिंग बुलवाई गई थी जहां पर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से एसोसिएशन मिली थी ईजैक की, जहां पर कहा गया कि हर साल 10 से 12,000, मैं आपको फिर से जिम्मेदारी से बताऊं कि हर साल 10 से 12,000 डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा, ना कि इसी साल पूरे 72,000 डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा। ठीक है, ठीक है सरोज, यानी आपने 2 बातें, डेली वेजर्स का मुद्दा एक बहुत अहम मुद्दा है जम्मू कश्मीर में क्योंकि इसको लेकर एजिटेशन भी बहुत ज्यादा हुई है पास्ट में, और इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, रेगुलराइजेशन उनकी कैसे होगी, ये सरकार तय करेगी, तैयार करेगी इसका खाका, क्योंकि सब कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है। दूसरी बात आपने कही कास्ट सेंसस की, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि ये एक अम्ब्रेला इशू है और इसी के अंडर ये जो सारी घोषणाएं की हैं इनकी इंप्लीमेंटेशन आएगी। जब तक कास्ट सेंसस पूरी तरह से नहीं हो जाता तब तक एएवाई का क्राइटेरिया क्या होगा, किन्हें इन योजनाओं का लाभ मिलेगा, ये इंप्लीमेंटेशन को लेकर एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर ओवरऑल इस बजट को देखा जाए तो रादर देन फाइंडिंग लूप होल्स, हम इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें देख पा रहे हैं। जैसे आपने दुरुस्त फरमाया था कि सेंट्रल जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसी की एक तरह से एक्सटेंशन के तौर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 5th रैंक पर है जम्मू कश्मीर। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है, लेकिन एज कंपेयर टू दोज स्टेट, विशाल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 5th रैंक पर जम्मू कश्मीर आता है। ऐसे में कहीं ना कहीं नहीं लगता कि वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। और जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर, सीजनल इंश्योरेंस का मैं जिक्र कर रही थी फार्मर्स के लिए, ये वो तमाम इस तरह की घोषणाएं हैं, पोल्ट्री फार्म्स का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया, ये वो तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर की आवाम से जुड़ी हैं।
जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, यही 3-4 इंडस्ट्रीज है जो बैकबोन रहती है यहाँ पर। नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से बात हुई है। देखिए लेवेंडर ऑयल जम्मू रीजन में होता है, माफ कीजिएगा, लेवेंडर जो होती है उसकी खेती जम्मू रीजन में होती है। उसकी एक्सट्रैक्शन जो होगी ऑयल्स की, फिर उनमें एसेंशियल ऑयल्स बनेंगे, उसके हवाले से भी बात हुई है। तो कहीं ना कहीं कई सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों के सामने लाई गई है। अब ये देखना होगा कि इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी। देखिए 200 नई ई बसेस भी यहाँ पर आएंगे। हालांकि इस वक्त यहाँ पर ई बसेस चल रही है, 200 और नई ई बसेस आएंगी। अच्छा, जो गवर्नमेंट बसेस है जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल करते हैं, उसमें भी ख्वातीन जो है उनके लिए इस बार उनको कोई पैसा नहीं भरना पड़ेगा ट्रैवलिंग के लिए, यानी कि वो मुफ्त ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसी कई सारी स्कीम्स है जो लोगों की बहबूदी के लिए है। बट अब ये देखना होगा कि किस तरह से इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी और इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, और तमाम जो स्टेक होल्डर्स है इनका कैसा सपोर्ट रहेगा। ये जो आज ये बजट सामने आया हुआ है। इस वक्त मौजूद हैं, जरा उनसे पूछें क्योंकि वो कॉमर्स सेक्टर से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया कि मैं जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज डेवलप करना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर के यूथ को ही उसमें एम्प्लॉयमेंट देना चाहता हूं। जहूर जी, देखिए, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं जो 23,000 नौकरियों की बात कही जा रही है और उसके साथ से डेलीवेजर्स की बात कही जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हो सकता है। क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ पे जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश की। चाहे हमारे साथ फहमीदा अख्तर हैं, ये आंगनबाड़ी वर्कर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं, ये हमारे साथ बशीर अहमद हैं और ये एमएसएमई के प्रेसिडेंट है यहाँ पे, या चेयरमैन है फेडरेशन, यहाँ ट्रेडर्स फेडरेशन। सजाद साहब, ये बताइए कि क्या लाभ हो सकता है जो 23,000 नौकरियां चूंकि अब आने वाले वक्त में, और उसके साथ साथ जो डेलीवेजर्स के परमानेंट का मसला है, तो क्या न कहीं इससे एक खलापुर हो सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं। एक छोटी सी कोशिश भी बड़ी साबित हो सकती है। अगर कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो वो हो सकता है कि आइंदा वाले आज अगर 23,000 इस बजट में अगर 23,000 नौकरियों क्या रखा है, हो सकता है कि इंशाल्लाह रहमान आइंदा हम ये 50,000 होगा या 1 लाख के करीब होगा। कम से कम इनिशिएटिव तो लेना है सबसे। उसके बाद में जो उन्होंने आज जो बोला है कि जो डेलीवेजर्स है उनके लिए भी जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है वो भी एक खुशाइन आईवाई के तहत जुमरे में आने वाले 3 सिलेंडर्स की बात कही गई है, और भी कुछ जो है ऐलानात मुतवक्का है। देखिए, मिडिल क्लास के लिए भी सोचना है। ये हमको ये जो हमारे एएवाई जो हमारे है वो हमारे बीपीएल से भी निश्चित करके है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए भी सोचना है। अगर मिडिल क्लास के लिए हमने एक सिलेंडर रखा है, उनके लिए भी 2 सिलेंडर रखने हैं, वो हमारी गुजारिश रहेगी। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा जो यहाँ पे मेन है वो ये है कि हमारे पास अभी कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं है। ये बहुत ही मेन मकसद है। एजुकेशन पॉलिसी में आप देख लीजिए कितने हमारे बेरोजगार हैं जो पढ़े लिखे हैं, डबल पीएचडी करके हैं, लेकिन अभी वो कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन में पिछले 5 साल से 8 साल से। अभी वो ओवरेज आने की मतलब वहां पे जी उनके लिए कुछ ना कुछ को सोचना है। अगर कोई हमारा यूथ है वो 5 साल से 8 साल से। जैस्मिन, अगर आप ओवरऑल बात करें इस बजट की तो कहीं ना कहीं पीपल फ्रेंडली बजट है, लेकिन कुछ और भी चीजें होनी चाहिए, जैसे कि सजाद साहब अभी बोल रहे थे, या बशीर साहब भी, या फहमीदा जी भी बोल रही थी कि कुछ और चीजें भी होनी चाहिए इस बजट में, ताकि जरूर एक शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। तो ये अरमान हमेशा कम ही रह जाएंगे। फिलहाल मैं रुख करूंगा याकूब ढुन्नो का, जो हाउस बोट ओनर हैं। याकूब साहब, बजट में सब कुछ तो नहीं मिल सकता, लेकिन कितना मिला, कितने मुत्तफिक है आप आज के बजट से? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे को दावत दी आज के इस बजट में दोबारा। लास्ट ईयर भी हम इसी प्रोग्राम में थे और आज भी जिंदा हूं तो तभी आपके इस स्टेडियम में हाजिर हूं जनाब। आपने मेरे मुंह से एक ये जो गालिब साहब का शेर है, कब से मैंने इसकी प्रैक्टिस करके रखी थी कि मैं आपके स्टेडियम में मैं पूरे हिंदुस्तान को ये सुना दूं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मैं आपके सिर्फ 5 मिनट लूंगा क्योंकि आज जो है ना 1947 से लेके अभी तक जो हमारे सीनों में वजन रखा हुआ है, जो हमारे सीनों में अरमान रखे हुए हैं, वो मैं आज न्यूज 18 के इस स्टेडियम में पूरा निकालना चाहता हूं, पूरी बड़ास निकालना चाहता हूं जनाब, अगर आपका मुझे इजाजत हो तो याकूब साहब बिल्कुल। लेकिन अब मैं आपके अशार तो मैंने सुन लिए जो आपने गालिब को कोट किया है,
और अच्छा हुआ मैंने शायर का नाम नहीं बता दिया, आपने नाम बता दिया, इससे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर कितना रिच है कल्चरली और लिटरली, अदब में भी कितना रिच है, तहजीब में भी कितना रिच है। अब बाकी चीजें तो है ही, खूबसूरती, कुदरती खूबसूरती, सब कुछ मालामाल है जम्मू कश्मीर, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि उसको मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कुछ सिस्टम चाहिए होते हैं, बजट चाहिए होता है। जी जी जी, तो मैं ये चाहूंगा कि हाउस बोट ओनर की हैसियत से आप ये बताएं कि क्या उम्मीदें हाउस बोट वालों ने लगा रखी थी और इस बजट के ऐलान से किस हद तक उम्मीदें पूरी होती नजर आ रही हैं? बिल्कुल जनाब, देखिए पहले तो मरकजी बजट निकला तो वो तो टोटल फेलियर हुआ। हमारे जो इश्यूज थे वहां पे उस बजट में हमारे जो भी ग्रीवेंस थे, जो भी हमारे मुतालबात थे, जो भी हमारे जो बेसिक हमारे डिमांड्स थे, वहां पे वो पॉलिसी या वैसा कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। दूसरा ऐलान जो आज हुआ है जम्मू कश्मीर यूटी की असेंबली में, तो जो ये बजट है इसने तो हमारे पूरा ही नाउम्मीद कर दिया, क्योंकि हमारे सिर्फ 5 मुतालबात थे जो हम कहीं दहाइयों से इसको रिपीट लगा के रखे हुए हैं। जनाब, सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास जो हमें वादा किया गया था कि हम सब्सिडाइज रेट्स पे हाउस बोट को टिम्बर इशू करेंगे, सर्कुलर से निकले लेकिन आज तक टिम्बर हासिल नहीं हुआ किसी भी एक हाउस बोट वाले को। दूसरा, जो कोविड-19, उसके बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, फिर पहलगाम का सिनेरियो, इन सालों में जो हमें बिजली की जो बिल्स है वो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज है, तो वो वेव ऑफ यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा है। तीसरा, जो हमारा जो बेसिक मुतालबा है वो है रिपीटेशन स्कीम ऑफ हाउस बोट ऑनर्स। जो हमारे हाउस बोट मालिकान है जो कुछ करना चाहते हैं इस धंधे को, उनको रिहैबिलिटेशन स्कीम वो भी कहीं नजर नहीं आ रही है। सॉफ्ट लोन पैकेज, 9 महीने हम बैठे बैठे रहे हैं सर, ये हम जानते हैं कि हम कैसे इस दुनिया में इस वक्त जीवित है। 9 महीने जी ठीक है, यानी तो वो नहीं मिला। और दूसरी बात, लास्ट वाला रिवाइवल पॉलिसी फॉर हाउस बोट इंडस्ट्री, उमर साहब ने कहा कि हम इंडस्ट्री को बहाल करेंगे। क्या वो असेंबली में, JKUT असेंबली में ये ऐलान करेंगे कि हाउस बोट इंडस्ट्री है, ये जो हाउस बोट कम्युनिटी है ये एक इंडस्ट्री है, ताकि हम नेक्स्ट बजट में इंसेंटिव्स और पॉलिसीज के हकदार हो। जनाब बिल्कुल ठीक है सरोज, क्योंकि याकूब साहब की इतनी सारी ग्रीवेंसेस हैं, इतने सारी इनकी शिकायतें हैं, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, इस बीच हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सरोज इफ यू कैन टेल मी, मुख्यमंत्री ने जैसे आप कह रहे थे ना कि इम्प्लीमेंटेशन इन तमाम जो घोषणाएं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, क्योंकि मैं एक चीज यहां पर रिलेट कर पा रही हूं, याकूब साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा कि वी आर मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स टू डील विद नेचुरल कैलेमिटीज एंड डिजास्टर, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं टूरिज्म भी इंपैक्ट हुआ। और जिन 9 महीनों में खाली बैठने का जिक्र याकूब साहब कर रहे हैं वो डायरेक्टली क्या प्रोपोर्शनेट है उनकी बात से, और उनमें अगर इस तरह की कोई पॉलिसी बनती है तो क्या टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटी और डिजास्टर से तो टूरिज्म भी इंपैक्ट हुआ। और स्पेशली अब आप देखिए कि कहा जा रहा है, आज ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि जो ट्राइबल एरियाज यानी फार फ्लंग एरियाज हैं, आप पूंछ राजौरी की बात कर लीजिए, कश्मीर में आप बात कर लीजिए केरन जैसी जगह की, या यहां से आप गुरेज जैसी जगह देख लीजिए, तो जिस तरह से आपने देखा भी होगा जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने भी जिक्र किया था, जो माउंटेन ट्रेल्स है इनको डेवलप करना है, उसी के हवाले से आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी, हालांकि उन्होंने माउंटेन ट्रेल वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि जो ट्राइबल एरियाज है वहां पर काफी ज्यादा पोटेंशियल है टूरिज्म का, और उसको वहां पे डेवलप किया जा सकता है। और ये ट्राइबल के जो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम रहते हैं वो भी बड़े कमाल रहते हैं, जैस्मिन अपने देखने वालों को भी कहे, एकदम मुख्तलिफ होते हैं वो जम्मू और कश्मीर का जो हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम होता है। तो उस पर भी एक थ्रस्ट दिया गया है कि ट्राइबल एरियाज जो है या ट्राइबल जो इनके ओल्ड कमोडिटीज रही है उनको किस तरह से रिवाइव किया जाए, उनको किस तरह से पुश किया जाए। बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बाइसन आतंकी हमले के बाद किस तरह से एक बहुत बड़ा धचका लगा टूरिज्म इंडस्ट्री को। वही अगर हम हाउस बोट एसोसिएशन ओनर्स की भी बात कर लीजिए, देखिए शायद याकूब दूनू ने आपको ये कहा या नहीं कहा, वो मांग कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट की तरफ से स्टे आया है कि और नए हाउस बोट सब बनने चाहिए यहां पर। कुल मिलाकर करीबन 940 हाउस बोट से अगर हम निगीन, जहलम और डल लेक की बात करें तो अभी हाई कोर्ट की तरफ से परमिशंस नहीं मिल रहे
लिए, नए हाउस बोट्स बनाने के लिए, और ये बड़ी देरी ना मांग है। अगर आज इनको रेनोवेशन भी करनी है, एक कील भी लगाना है, तो LCA में इन्हें अलाउ नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोग इस वक्त इसी बात से लड़ रहे हैं कि अब जबकि वापस से टूरिज्म का फुटफॉल बढ़ रहा है, तो कम से कम हमें परमिशन दी जाए। हाउस बोट एसोसिएशन के इसी तरह की चीजों की बात कर रहे थे, और अभी भी इस बजट में भी हम उनके इस सेम मुद्दे को हम डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज ये एक चीज है। आकाश वर्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साहिल बशीर साहब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, आप ही से पूछ लेती हूँ, हाउस बोट बहुत अच्छी घोषणाएं की हैं बजट में, नो डाउट, लेकिन हाउस बोट एसोसिएशन से